फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। लेकिन आज की क्लास को कंटिन्यू करने से पहले चलते हैं पिछले क्लास में, जिसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। उसका सही उत्तर है 2। अब आते हैं आज की क्लास में, जिसमें आज हम संज्ञा और सर्वनाम के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव को संज्ञा कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तथा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या मतलब? जैसे उदाहरण, चित्रांशी एक विद्यार्थी है, वह रोज पढ़ाई करती है। क्या हुआ? चित्रांशी हमारी क्या हो गई? ये एक संज्ञा है और ये नाम है, तो अभी ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गई। लेकिन अभी इसी संज्ञा के स्थान पर हम क्या यूज कर रहे हैं कि वह, इस चित्रांशी के लिए वह यूज कर रहे हैं, तो वह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा हमारी क्या हुई? चित्रांशी, और जो हमने उनके लिए वह यूज किया तो वह हमारे क्या हो गया? सर्वनाम। तो मतलब संज्ञा के स्थान पर हम जो भी शब्द यूज करते हैं वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। ये कन्फ्यूजन दूर संज्ञा और सर्वनाम का। अब आते हैं सबसे पहले संज्ञा का वर्गीकरण, फिर सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं, तो मूल रूप से अगर संज्ञा के भेद पूछे जाए कि मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वो 3 होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, तब हमारे 5 होंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं संज्ञा के भेद को लेके। कहीं कहीं पे 3 कहा गया है, कहीं कहीं पे 5 कहा गया है, तो अब कैसे हम उसका जवाब दें? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पूछा जाए कि मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं या मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। लेकिन अगर कुल भेद के बारे में पूछा जाए कि कुल संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो मूलतः में 3 कौन से होते हैं और कुल 5 में कौन से होते हैं? तो मूलतः में ये 3 होते हैं और कुल 5 में 5 हो गए। अब आते हैं इनके भेद में। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, मतलब जिन शब्दों से हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या स्थान के नाम का बोध हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कलम, दिल्ली, मेज, ताजमहल, कानपुर, श्रीलंका, गंगा, आम, सोमवार। ये हमारे क्या हो गए? किसी विशेष व्यक्ति हो गया, वस्तु कलम हो गई, स्थान हो गया दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, ये सब हो गए। तो ये हमारे क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से उसकी संपूर्ण जाति एवं विशेष समूह का बोध हो, मतलब एक संपूर्ण मतलब पूरी जाति का बोध होता हो और विशेष कोई समूह की बात की जा रही हो, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मनुष्य हमारा क्या है? मनुष्य के अंतर्गत ही एक विशेष जाति है मनुष्य की। तो मनुष्य में कई प्रकार के लोग, जैसे मनुष्य में कौन? राम आ गया, श्याम हो गया, मोहित हो गया, राधा हो गई, तो ये सब क्या हो गए? ये सब मनुष्य में आएंगे। लेकिन एक संपूर्ण अगर जाति का कोई बोध कर रहा है तो ये मनुष्य वर्ण होगा। अब दूसरा हो गया मोबाइल। अब मोबाइल तो हम कहते हैं हर फोन को, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं। कोई सैमसंग हो गया, कोई वन प्लस हो गया, कोई एप्पल हो गया, तो सब अलग अलग है। तो वो जो व्यक्ति वो स्पेशल अलग अलग हो गए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। लेकिन एक विशेष जाति का अगर बोध होता है, मोबाइल से सभी मोबाइल की बात होती है, तो वो हमारा क्या हो गया? मोबाइल। ये एक विशेष जाति हो गई। शहर, जैसे शहर में, अब शहर के अंतर्गत कौन से शहर? बहुत शहर आते हैं, लेकिन जो मेन जाति क्या हो गई? शहर की हो गई, ये हो गई। अगला है देश। देश के अंदर कौन कौन से देश? कोई एक देश की बात तो नहीं हो रही है, बहुत देशों की बात हो रही है। कोई भी देश हो गया, जैसे हमने यहाँ पे कहा था श्रीलंका हो गया या भूटान हो गया, ये सब अलग अलग देश हैं। तो लेकिन एक देश मेन जो हमारी विशेष जाति हो गई, तो वो देश हमारी विशेष जाति। बालक हो गया, अध्यापक हो गया। अब अध्यापक भी गणित के अलग अध्यापक, हिंदी के अलग अध्यापक, लेकिन अगर मेन हम किसी को बुलाएंगे तो एक अध्यापक के नाम से, एक विशेष जाति हो गई। नदी हो गई, नदी में नदी तो
एक हो गई, लेकिन नदी में कौन सी नदी? बहुत नदी है। गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, कावेरी, कृष्णा, बहुत सी हैं। तो लेकिन मेन नदी का विशेष जाति कौन सी है? इसकी नदी है। लेकिन नदी के अंतर्गत बहुत सी नदियां हैं, वो व्यक्तिवाचक, क्योंकि मूलतः जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इस चीज को हम दूर करना चाहते हैं कि जो मेन चीज होगी वो हमारी संपूर्ण जाति का बोध कराएगी, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे फल, तो फल तो पूरी दुकान को कहते हैं जहाँ पे फल लगता है, लेकिन फल में उसके पास बहुत से होते हैं, आम, अंगूर, सेब। तो उसी प्रकार तो फल हमारा मेन एक जाति हो गई, लेकिन उसके अंतर्गत कौन कौन से फल आते हैं? आम, अंगूर, सेब, कोई भी। तो ये हमारे व्यक्तिवाचक में आ गए। दिन, अब आज कौन सा दिन है? दिन तो 7 हो गए, लेकिन कौन सा है? सोमवार, मंगलवार, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक में आ गए। लेकिन अगर दिन की संपूर्ण किसी जाति का बोध होता है तो वो दिन हमारा आएगा जातिवाचक संज्ञा में। अब ये मेरे ख्याल से आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण, दशा, स्वभाव का बोध होता है जिन शब्दों से, मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी, प्रसन्नता, गरीबी, इनको हम छू नहीं सकते। भाव हमारा क्या है? बुढ़ापा, कि अरे वो बूढ़े व्यक्ति है। गुण क्या है? सुंदर है। दशा क्या है? ईमानदारी। स्वभाव कैसा है? प्रसन्न है। तो इन सब का बोध हो, और जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस, किसी की गरीबी है तो उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारे किस में आ गए? भाववाचक संज्ञा में। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसमें नाप तौल का वर्णन किया जाए, जैसे नाप तौल वाली चीजें आती हैं। जैसे उदाहरण में सोना हो गया, ये हमारा एक क्या हो गया? एक धातु में आती है सामग्री में। घी, ऊन, तांबा, गेहूं, ये सब हमारे धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ, इनको तौला जा सकता है नाप तौल में। घी हो गया, ये सब चीजें तो हमारी किस में आएंगी? द्रव्यवाचक में, पदार्थवाचक में, एक पदार्थ हो गए। फिर आते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसमें पूरे समाज और समूह का बोध हो। जैसे सेना एक समूह है, सेना में बहुत तरह की सेनाएं होती हैं। कोई समिति है, बहुत लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है। परिवार है, एक परिवार में बहुत से लोग होते हैं, तो ये भी एक समूह हो गया। मेला हो गया, कक्षा हो गई, दल हो गए, इसी प्रकार ये एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। अब आते हैं सर्वनाम के भेद पर। तो सर्वनाम के हमारे जो भेद हैं वो 6 होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अब पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो वे शब्द जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने चित्रांशी का उदाहरण वहां से दिया था, तो व्यक्ति के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो जैसे मैं, तुम, उसका, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए मैं यूज करूंगा, अपने लिए मेरा नाम जरूर है, लेकिन मैं क्या करूंगी? मैं ऐसा कर रही हूँ, अपना नाम तो नहीं ले रही हूँ, उसकी जगह मैं यूज कर रही हूँ, तो सर्वनाम हो गया। तुम, उसका, ये सब हमारे क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। हमारे सुपर ट्रिट 2019 में भी एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखना होगा, और मोस्टली सभी एग्जाम्स में प्रश्न जरूर एक यहाँ से बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसके लिए यूज होता है? वक्ता अपने लिए यूज करता है। मतलब जब हम खुद अपने बारे में बात कर रहे हों तब वहां पर क्या यूज होता है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, हमारी, ये हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। अब आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी होगी, जहां पर हम अपने लिए शब्दों का यूज करें वो उत्तम पुरुष में आते हैं। ऐसे ध्यान में रख लीजिए, मैं उत्तम हूं, तो बस अपने लिए यूज करेंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष, ये श्रोता के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसको हम अपनी बात कह रहे होते हैं, सामने कोई पर्सन है उसके लिए यूज कर रहे हैं। जैसे तुम, आप, आपका, आपकी आदि, बहुत से ऐसे ही शब्द हैं, तो ये हम दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं जिससे हम बात कर रहे होते हैं और वो मेरी बात को सुन रहा होता है। ये हो गया मध्यम पुरुष। तीसरा हो गया अन्य पुरुष, वक्ता एवं श्रोता के अलावा तीसरे के लिए, मतलब जब हम 2 लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब वहां पर क्या होता है?
अन्य पुरुष, जैसे वे, उसका, उसकी, उनका, उनसे, वह आदि। ये हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तो वो अन्य पुरुष। अब मेरे ख्याल से याद हो गया होगा कि मैं उत्तम हूँ, तो ऐसे याद रखिएगा कि मैं, हम, हमारी अपने लिए यूज होता है। मध्यम मतलब जो दूसरा सामने आपके है वो आप दूसरे पर्सन के लिए हो गया, जो सुन रहा है मेरी बात को। और अन्य पुरुष, दो लोग मिलकर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष में वे, उसका, उसकी, उनका, ये सब हमारे अन्य पुरुष में आ गए। अब आते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो वे शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं, जैसे यह शब्द किसके लिए होता है? पास के लिए। तो हम किसी पास की वस्तु के लिए यूज करेंगे यह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक निश्चित चीज का हमें वो कराएगा बोध। दूसरा है वह, दूर के लिए, मतलब वह का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं, यह का प्रयोग पास के लिए करते हैं। लेकिन जो हमारा यह और वह है, ये दोनों हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अभी कुछ उदाहरण से आपको हम समझाएंगे। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चितता का बोध ना होता हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, ज्यादा। अब इससे कोई हमें निश्चित मात्रा नहीं पता चल रही है ना, कि कोई, कुछ, ज्यादा, ये कुछ नहीं पता चल रहा है हमें, तो ये हमारे अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गए। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से हो। मतलब जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। मतलब एक जो हमारा सर्वनाम शब्द है, उसी वाक्य में उसका संबंध दूसरे भी सर्वनाम शब्द से होता है। तो जैसे जो और सो, जैसा, वैसा, ये सब हमारे क्या है? एक संबंधवाचक है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस टाइप के आपके जो शब्द आएंगे वो संबंधवाचक से आएंगे। अगला है प्रश्नवाचक। ये आपको भली बात पता है कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें अपनेपन का बोध हो। तो वहां पर निज मतलब अपने लिए, जहां पे अपने लिए बोध हो, अपनेपन का, तो वहां पर क्या होता है? निजवाचक। जैसे आप, स्वयं, खुद, मतलब अपने बारे में बात हो, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो रहा। तो इस प्रकार 6 सर्वनाम हमारे कंप्लीट हो गए। अब कुछ उदाहरण देखते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे पहला है कोई आया है। अब कोई आया है, कंफर्म तो नहीं है कि कौन आया है, लेकिन हम संदेह में है ना, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। कोई आ गया तो अनिश्चयवाचक में क्या बताया था? कोई, कुछ, ज्यादा। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं पढ़ता हूं, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? ये हमारा पुरुषवाचक का पहला उत्तम पुरुष हो गया कि मैं। नेक्स्ट है वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, वह किसके लिए यूज होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह पढ़ता है, मेरे सामने है वो व्यक्ति, उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वह पढ़ता है। लेकिन वह हम दूर के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना होगा। ये निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई जा रहा है। अब कौन जा रहा है ये तो नहीं पता है, तो उसी प्रकार कोई हमारा कैसा है? जैसे कि हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो ये क्या है? जो पढ़ेगा, जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ये सब क्या है? एक संबंध है। तो ये हमारे संबंधवाचक हो गए। वह अपना काम अपने आप करती है। यहाँ पर स्वयं का बोध हो रहा है कि वह अपना काम अपने आप करती है। तो ये कौन सा हमारा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ अपने का बोध हो रहा है। इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं आज के प्रश्न में, जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना होगा। तो प्रश्न ये है, हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में सर्वनामों की कुल कितनी संख्या होती है? पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा उत्तर है 11 और चौथा है 12। हमने भी आपको बताया कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हमने पूछा है कि सर्वनामों की कुल कितनी संख्या होती है, वो आपको उत्तर देना होगा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।